Hello friends, so how are you all? I hope everybody is fine. And one more topic which came into my mind that I should make video on it, that was competency based lesson plan or unit plan. फ्रेंड्स ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम सब टीचर्स हैं और हम सबको अपनी जो टीचर्स डायरी होती है उसको मेंटेन करना होता है. दैट इज़ एक्चुअली अ होली बुक जो हम टीचर्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है. तो ये जो नया लेसन प्लान बनाने का तरीका है इसमें बहुत लोगों को प्रॉब्लम्स आ रही हैं और कई लोगों ने मेरे को लेसन प्लान मांगे. तो लेसन प्लान एक्चुअली में बहुत मुश्किल है शेयर करना, लंबे हैं, बड़े हैं. तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा तरीका निकालें जिसमें सबको मैं ये समझा दूं थोड़ा सा, जितना मुझे आता है थोड़ा बहुत, कि कैसे इन प्लान्स को बनाना है. तो आप हमेशा के लिए इस प्रॉब्लम से मुक्ति पा जाएंगे और आपके लिए ये बहुत इजी होगा. आई होप यू लाइक द वीडियो. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको आप फॉरवर्ड करिए सभी टीचर्स को. मेरी आपसे रिक्वेस्ट है ताकि मैक्सिमम लोगों का इससे फ़ायदा हो सके, स्पेशली जो हमारी न्यू टीचर्स आ रहे हैं जो भी अभी नौकरी ज्वाइन की है उनके लिए. ओके, सो कॉम्पिटेंसी ले सबसे पहले आप देख रहे हैं ये मैंने लेसन प्लान है जो हमारे उसमें दिया है उसी की मैंने ली है पिक से. तो अपना नाम लिखना है आपको, डिजिग्नेशन, सब्जेक्ट, क्लास, सेक्शन, लेसन नेम. अब लेसन नेम या यूनिट नेम, कई कई बुक्स में आप देख रहे हैं कि यूनिट दी हुई है. जैसे आप इंग्लिश की रीडर में यूनिट है, यूनिट के संग उन्होंने पोएम को अटैच किया है. जैसे पहला लेसन लेटर टू गॉड क्लास 10th में, तो उसके संग दो पोएम्स उसकी यूनिट में ही आती हैं, वो हैं फायर एंड आइस और डस्ट ऑफ स्नो. तो ये पूरी यूनिट है एक. तो आप चाहें तो उसको पूरे को भी ले सकते हैं और चाहें तो आप अलग अलग भी ले सकते हैं. इट इज़ अप टू यू, आप कितना डेडिकेटेड है. आप अलग अलग भी कर सकते हैं या इसी में आप उनके अलग अलग पोएम के अलग अलग बना सकते हैं, आउटकम्स उसके अलग अलग बना सकते हैं. नंबर ऑफ पीरियड रिक्वायर्ड. अब एक्चुअली में अगर आप देखें आपके सिलेबस में हर में पीरियड्स दिए हैं. जैसे आपको एक क्लास में जूनियर 6, 7, 8 में 8 पीरियड है और 10th में 7 पीरियड है. तो आप उस हिसाब से कितने पीरियड आपको लगते हैं. हर टीचर का पेस अलग होता है पढ़ाने का. अगर आप मैक्सिमम तो देखें कि एक चैप्टर में हमको कम से कम 3 दिन तो चैप्टर कंप्लीट करने में और 1 दिन 2 दिन उसमें डिस्कशन में लगता है. तो 5 पीरियड तो कम से कम चाहिए ही चाहिए एक चैप्टर में मेरे को. आपका 6 हो सकता है, किसी का 8 भी हो सकता है, कुछ लोग और ज़्यादा एक्सप्लेन करते हैं. और आप द ड्यूरेशन लिख सकते हैं कि कब से कब तक आप ये लेसन को पढ़ाएंगे. या प्लान करना पड़ेगा आपको और उसी हिसाब से आप अपनी डेली डायरी में भी लिखते हैं तो इसमें वो मैच करना चाहिए. ये तो हो गया आपका. अब आता है लर्निंग आउटकम्स. अब लर्निंग आउटकम्स में हम जो है एक जनरल जनरल चीज़ें बहुत सारी लिख देते हैं. इसको मैंने बहुत ही इजी तरीके से समझाने की कोशिश की है. अगर आपको समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है. जैसे हमारे गोल्स क्या हैं, हम क्या चाहते हैं, हम आउटकम हमारा क्या होगा, गोल हमारा क्या है, ऑब्जेक्टिव्स हमारे क्या है, आउटकम्स हमारे क्या है, इनको हमें स्पेसिफिकली लिखना है कि हम क्या चाहते हैं. देखिए कैसे लिखेंगे इसको, अब हम ये समझ लेते हैं. लर्निंग गोल्स जिनको हम जनरली, क्या इंस्ट्रक्टर है, क्या प्रोग्राम है, इंस्टीट्यूशन जो चाहता है, क्या चाहता है ना. जो हमारे लर्निंग आउट होते हैं एक ऑब्जर्वेबल और मेजरेबल होने चाहिए, है ना. जो रिजल्ट मतलब जो स्टूडेंट ये कंप्लीट कर लेगा यूनिट को तो उसके बाद ये आना ही चाहिए बच्चों को, ये मेजरेबल होना चाहिए. हमारे जो गोल्स हैं वो स्टूडेंट सेंटर्ड होने चाहिए, मेजरेबल होने चाहिए, कंसाइज टू द पॉइंट होने चाहिए, मीनिंगफुल, अचीवेबल, आउटकम बेस होने चाहिए. अब देखिए इसको आप लिखेंगे कैसे. कुछ लोगों को लिखने में भी प्रॉब्लम आती है तो इसको आप लिखेंगे एज अ रिजल्ट ऑफ पार्टिसिपेटिंग इन कोई भी जो यूनिट है, इन पार्टिसिपेटिंग जैसे रीडिंग या कॉम्प्रिहेंशन या ग्रामर. तो स्टूडेंट विल बी एबल टू, फिर मेजरेबल वर्ब लिखेंगे यहाँ पर, यानी कि क्रिएट, एनालाइज, एवेल्युएट, अप्लाई, अंडरस्टैंड, रिमेंबर. ये और लर्निंग स्टेप क्या होगा, विल बी एबल टू थिंक more effectively, yeah, will be able to analyze the feelings of the writer, जैसे जो भी है आपका, या will apply and try to act out the role play. जो भी चीज़ आप उसमें करना चाहते हैं उसको आप ऐसे लिख सकते हैं. तो मैंने एक लैंग्वेज का भी आपको बता दिया ताकि ग्रामेटिकली आपका सेंटेंस करेक्ट हो. तो एज अ रिजल्ट ऑफ पार्टिसिपेटिंग इन एजुकेशनल यूनिट जो भी पढ़ा रहे हैं वो, स्टूडेंट विल बी एबल टू, मेजरेबल यूनिट, मेजरेबल वर्ब, ये मैंने वर्ब डार्क में लिखी है, क्रिएट, एनालाइज, एवेल्युएट, अप्लाई, अंडरस्टैंडिंग, रिमेम्बरिंग. ठीक है.
और लर्निंग स्टेटमेंट हमारा क्या होगा, हमारी कॉग्निटिव जो ऑब्जेक्टिव जो मेंटली जो भी हम चीज़ें करते हैं वो 3 चीज़ें डिपेंडिंग मेन है, थिंकिंग, फीलिंग और एक्टिंग। थिंकिंग में आपका सारा सोचना, कॉग्निटिव सारा आ जाएगा। इफेक्टिव ऑब्जेक्टिव्स में आपकी फीलिंग्स आ जाएंगी, जैसे टू फील। लिटरेचर जब हम पढ़ाते हैं खास करके तो हम फीलिंग पे बहुत ज़्यादा जोर देते हैं, टू अंडरस्टैंड द फीलिंग्स, है ना। और साइकोमोटर ऑब्जेक्टिव ये साइंस में और मैथ्स में जो एक्टिंग, एम्फोसाइजिंग ऑन एक्टिंग। तो ये 3 लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को हमें बहुत ध्यान में रखना है, थिंकिंग, फीलिंग एंड एक्टिंग। और इसके हिसाब से आप अपने गोल को बना सकते हैं। जैसे सपोज आपका चैप्टर लेटर टू गॉड आप पढ़ा रहे हैं, वो एक स्टोरी है जिसमें एक किसान के बारे में है, तो आप लिख सकते हैं कि किसान को आप एनालाइज कर पाएंगे, उसकी फीलिंग्स को एनालाइज कर पाएंगे, आप उसमें फील कर पाएंगे कि हाउ मच ही थिंक्स, हाउ मच बिलीव ही हैड इन गॉड। और साइकोमोटर में आप ये भी लिख सकते हैं, वी विल लर्न हाउ टू राइट अ टेलीग्राम, हाउ टू डू मनी ऑर्डर। पहले तो मनी ऑर्डर होते थे, अब तो आउटडेटेड हो गई चीज़ें। तो ये, तो आई होप आपको सबको एम्स एंड ऑब्जेक्टिव समझ में आ गए होंगे कैसे लिखने हैं। आप पर्टिकुलरली उसी चैप्टर को लेके लिखें, एक जनरल जो हम लिखते हैं वो मत लिखें। डिटेल्स ऑफ पैडागोजिकल स्ट्रेटजीज प्रोसेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारी पैडागोजिकल स्ट्रेटजीज क्या होंगी। तो ये बहुत सारी स्ट्रेटजीज हम पढ़ चुके हैं, जैसे कोलैबोरेशन में है, इंटरैक्शन अप्रोच है, बहुत सारी अप्रोचेज होती हैं जिसको हम यूज़ करते हैं। तो आप इसमें आप देखिए, इसमें इन्होंने हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखा है आर्ट इंटीग्रेटेड, स्पोर्ट्स इंटीग्रेटेड, स्टोरी टेलिंग, टॉय बेस्ड और एनी अदर। तो आप जरूरी नहीं कि हर चैप्टर में हर एक्टिविटी डालें, आप कोई भी एक स्ट्रेटेजी को ले सकते हैं। जैसे कि अगर आप कोई ऐसा चैप्टर पढ़ा रहे हैं जिसमें आर्ट को इंक्लूड कर सकते हैं, तो आप बच्चे से कह सकते हैं कि फिगर आउट करो। जैसे स्पोर्ट्स इंटीग्रेटेड है तो आप उसमें कोई स्पोर्ट्स का ले सकते हैं, स्पोर्ट्समैनशिप। अगर कोई इसमें ऐसी बात नहीं है तो फीलिंग को ले सकते हैं, स्पोर्ट्समैनशिप की फीलिंग को। स्टोरी टेलिंग एक अपने आप में ऐसा मेथड है जो बहुत ही आसानी से बच्चों को समझ में आता है, क्योंकि बच्चे जब आप देखिए, जैसे कि एक चैप्टर मैंने पढ़ाया कोई 3 क्वेश्चन उसमें किंग के बारे में है, तो मैं उन बच्चों को बोल सकती हूँ, ओके नाउ यू आर द किंग एंड यू नरेट द स्टोरी, दैट व्हाट वुड यू डू इफ़ यू वर द किंग। तो बच्चा इसमें जब स्टोरी टेलिंग में, ये हमारी पेडागोजिकल स्ट्रेटजी है, तो बच्चा अपने आप को जब उस जगह रखता है किंग की जगह, और फिर वो महसूस करता है और फिर वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता है, तो नेचुरली उसको अंडरस्टैंड करेगा तभी तो फील करेगा। तो हमारी जो ऑब्जेक्टिव है वो हम अचीव कर लेते हैं। टॉय बेस्ड में आप टॉयज बनवा सकते हैं कोई भी चीज़ का, जैसे कुछ चैप्टर्स हैं जिसमें कार्टून्स हम यूज़ कर सकते हैं, उनके टॉयज बनवा सकते हैं। कोई चैप्टर में एनिमल्स के टॉयज बनवा सकते हैं, किसी चैप्टर में हम लोग सिम्बॉलिक टॉयज बनवा सकते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग इसको बनाया जा सकता है। तो ये प्रोसेसेस हैं। तो स्टोरी टेलिंग है, इससे बच्चों के अंदर बहुत ही ज़्यादा समझने की क्षमता बढ़ जाती है, और वो अपने आप को एम्पैथेटिक भी हो जाते हैं। थोड़ा सा दूसरे के जूते में पैर डाल के जब वो सोचते हैं तो उनको समझ में आता है, उनमें कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके संग संग हम बच्चों को एक कैरेक्टर कैसा है, उसकी सेटिंग कैसी है, प्लॉट कैसा है, कॉन्फ्लिक्ट क्या है, थीम क्या है, ये सब चीज़ें भी हम बच्चा लर्न करता है। तो ये आप इसको ये मत सोचिए कि इसमें हम क्या लिखें, इसमें तो इतना कुछ है लिखने के लिए कि अनलिमिटेड है। तो आर्ट हर चैप्टर में आप आर्ट निकाल सकते हैं, हर चैप्टर में आप स्पोर्ट्स कर सकते हैं, हर चैप्टर में आप स्टोरी कर सकते हैं, हर चैप्टर में टॉय कर सकते हैं। इट इज़ अप टू यू कि कैसे आप उसको कर रहे हैं। तो आप इसमें ऐसे ही लिख देंगे कि दिस आर्ट इंटीग्रेटेड स्ट्रैटेजी विल बी यूज्ड इन दिस चैप्टर, द स्टूडेंट्स विल बी डूइंग दिस, ऐसा करके आप उसको लिख सकते हैं। ओके, तो आई होप ये पैडागोजिकल स्ट्रेटजी। इसके अलावा आप करिकुलम अप्रोच कर सकते हैं, इंटरैक्टिव अप्रोच कर सकते हैं, क्वेश्चन आंसर्स अप्रोच कर सकते हैं, क्विज अप्रोच कर सकते हैं। इतनी सारी प्रोसेसेस हैं, अप्रोचेस हैं जो हमने पढ़ रखी हैं। ओके, अब टॉपिक ऑफ द लेसन फॉर प्रेजेंटेशन बाय द स्टूडेंट्स। अब आप इसमें आपको स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व करना है। अभी तक क्या हो रहा था कि हम ही पूरा क्लास पढ़ाते थे और हमारा ही मेन होता, टीचर ओरिएंटेड क्लास थी। अब इसको हमें स्टूडेंट ओरिएंटेड करना है। तो मैंने एक ट्रेनिंग कोर्स किया था, उसमें मैम ने बताया कि टॉक लेस, टीचर शुड टॉक लेस एंड स्टूडेंट शुड टॉक मोर। ये चीज़ को यहाँ पर इन्होंने हाईलाइट किया है। तो वंस इन ए वीक आप क्लास का सिटिंग अरेंजमेंट भी चेंज कर सकते हैं। जैसे जिस लाइन से बच्चे बैठते हैं उनको गोले में बैठा दें। अगर फर्नीचर चेंज करना जरूरी नहीं है कि आप फर्नीचर भी चेंज करें, आप बच्चों को वैसे ही सिटिंग में ऐसे करके बिठा सकते हैं, है ना।
तो इसमें आप कैसे करेंगे टॉपिक ऑफ द लेसन, इसमें आप जैसे बच्चों को क्विज तैयार करने के लिए दे सकते हैं, या बच्चे कोई इंपॉर्टेंट कैरेक्टर को तैयार कर लें, या बच्चे उसमें से कोई भी एक चीज़ उसमें बच्चे तैयार करें। आप बहुत सारे उसमें आइटम्स हैं जिसमें आप एक चीज़ बच्चे को दे सकते हैं, ग्रुप वाइज दे सकते हैं, इंडिविजुअल दे सकते हैं, ये आपके ऊपर है। फिर 21st सेंचुरी स्किल्स जो है बहुत सारी स्किल्स हैं, क्रिटिकल थिंकिंग है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, रीजनिंग है, एनालिसिस है, इंटरप्रिटेशन है, सिंथेसाइजिंग इंफॉर्मेशन यानी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना है ना, रिसर्च स्किल्स हैं, प्रैक्टिसेस हैं, इंट्रोगेटिव क्वेश्चंस हैं, क्रिएटिविटी है, आर्टिस्ट्री है, क्यूरियोसिटी है, इमेजिनेशन, इनोवेशन, पर्सनल एक्सप्रेशन, परसिवियरेंस, सेल्फ डायरेक्शन, प्लानिंग, सेल्फ डिसिप्लिन, अडेप्टेबिलिटी, इनिशिएटिव, ये सब स्किल्स हैं। इसके अलावा और भी नेगोशिएशन स्किल्स हैं, है ना, कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, बहुत सारी स्किल्स हैं। आप इन्हीं स्किल्स में से देखिए, जो ऊपर वाला हमारा टॉपिक है, इसी स्किल्स में से हम किसी ना किसी चीज़ में बच्चे को हम टॉपिक दे सकते हैं। जैसे रिसर्च स्किल एंड प्रैक्टिसेस हमने लिया, तो रिसर्च स्किल में हम बच्चों को बोल सकते हैं कि ओके यू डू दिस रिसर्च, या आप ये इसके ऊपर एक इंफॉर्मेशन गैदर करिए, यू गो टू द लाइब्रेरी और गूगल इन द कंप्यूटर रूम एंड यू गैदर दिस इंफॉर्मेशन एंड देन यू कम एंड टेल मी। जैसे कोई पोएट है, उसके बारे में हम उसकी लाइफ स्केच बनवा सकते हैं बच्चों से, या कोई ऐसी स्टोरी, सेम सिमिलर स्टोरी, जैसे टाइगर इन द जू है, पोएम पढ़ा रहे हैं, तो उसी में हम टाइगर के ऊपर कोई और पोएम हम बच्चों को बोल सकते हैं कि ढूंढ के लाओ, पढ़ो, उसमें क्या डिफरेंस है, क्या है। तो इस टाइप से आप अपने लेसन को प्लान कर सकते हैं। अब आता है एक्टिविटीज, एक्सपेरिमेंट्स, हैंड ऑन लर्निंग प्रोजेक्ट्स। ये देखिए, अगर आप सब इंटरलिंक्ड है, अगर आपने बच्चों को कोई एक्टिविटीज़ दी हैं तो वो सारी इसमें आ जाएंगी, क्लासरूम एक्टिविटीज़ में सब आ जाएगा, है ना। इसमें आप बच्चों को एक्सपीरियंस जो करा रहे हैं, लर्निंग बाय डूइंग, मेन हमारा वही आ गया, जो हमारी लास्ट वाली जो टीचिंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव था, जिसमें हम एक्टिवली बोलते हैं ना, जिसमें बच्चे को लर्निंग बाय डूइंग करना है, तो उसको हम कुछ ना कुछ करवाएं, क्विज फॉर्मेशन, क्विज बनाए बच्चा, है ना, चैप्टर की प्रोनाउंसिएशन ड्रिल करे, या सिलेबस कुछ उसमें बता दें, या हम उसको कोई फील्ड में ले जाके एक्टिविटी कर सकते हैं, प्रोजेक्ट बेस्ड एक्टिविटी करा सकते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करा सकते हैं, और कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे दे सकते हैं जो बच्चा खुद बना के लाए। आउटडोर एज, बाहर जाके पढ़ाना भी अपने आप में एक अपने आप हो जाता है। जैसे हम मेडो सरप्राइज पढ़ाते हैं, तो बच्चों को हम किसी ओपन फील्ड में ले जाएं और वहाँ बच्चों से बोले ओके नाउ यू गो एंड यू सर्च व्हाट आर द थिंग्स यू कैन फाइंड हियर, स्मॉल टू स्मॉल थिंग्स, यू शुड नॉट अवॉइड एनीथिंग, सो दे विल ब्रिंग सो मेनी थिंग्स विच यू कांट इवन थिंक। तो दैट इज व्हाट इज इनोवेशन, वही इनोवेशन भी हो गया, वही आपका हैंड्स ऑन लर्निंग हो गया, है ना, वही आपका सब कुछ एक्सपेरिमेंट्स हो गया, सब कुछ हो गया। इसके अलावा आप साइंस में तो वास्ट है, ये वास्ट है साइंस में, कि इसमें आप बत्तियों को इकट्ठा करिए, स्टेम्स को देखिए, उसके फ्लावर्स को देखिए, कितनी चीज़ें हैं। और एसएसटी में भी, एसएसटी तो सारे ही साइंस और इंग्लिश सबको कवर कर लेता है एसएसटी, और इंग्लिश और मैथ्स में एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं। मैथ्स में आप प्लॉट साइज है कोई चीज़ का, जैसे आपने ट्रिग्नोमेट्री में कुछ पढ़ा रहे हैं, तो उसको भी आप यहाँ पर क्लासरूम एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, ऑफ साइड स्कूल ट्रिप ले सकते हैं, या कोई बिल्डिंग बन रही है वहाँ ले जाके बच्चों से कुछ प्लस माइनस करवा सकते हैं। तो ये ओपन एंडेड क्वेश्चन गाइडेंस। माइंड मैप तो हर चैप्टर में बन सकता है, हर चैप्टर में हैंड्स ऑन एक्टिविटी। और ये मानिए आप, माइंड मैप इतना इफेक्टिव है, मैंने इसको पिछले 3 साल से मैं भी 10th क्लास में करा रही हूँ, एंड बच्चे जो हैं वो चैप्टर को इतने अच्छे समझ जाते हैं, बारीकी से समझ जाते हैं। तो माइंड मैप्स रियली दे वर्क। तो ये हैंड ऑन एक्टिविटीज़ हैं, इसको आप लोग कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा जो है, ये देखें आप, इंटरडिसिप्लिनरी लिंकेज एंड इन्फ्यूजन ऑफ लाइफ स्किल्स एंड, ये मैंने कुछ एग्जांपल्स निकाले हैं कि आपको इससे आइडिया हो जाएगा कि कैसे हम लिख सकते हैं इसको। जैसे देखो इथेनॉल, इथेनॉल से रिलेटेड कितने इंटर डिसिप्लिनरी लिंकेज हैं, जियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, इंटरनेशनल स्टडी, फाइनेंस, क्लाइमेट चेंज, फिजिक्स, एनवायरमेंटल स्टडी, साइंस, केमिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस भी है, देखिए, है ना, प्लांट इकोलॉजी, प्लांट बायोलॉजी, सब कुछ, जियोलॉजी, सब कुछ आ गया। तो एक टॉपिक में हम कितने सारे सब्जेक्ट्स को इंटरलिंक, हर चीज़ में आप देखिए इंटरलिंकिंग बहुत आसान है। एक्चुअली में ये बहुत ही कोलैबोरेट करना बहुत आसान होता है। जैसे कि एनवायरनमेंट में तो सब कुछ आ जाएगा, इंग्लिश आ जाएगी, ह्यूमैनिटीज़ आ गई, कम्युनिकेशन, आर्ट, सोशल स्टडीज़, अर्थ साइंस, लाइफ साइंस, वोकेशनल, फिजिकल साइंस, मैथमेटिक्स, सब कुछ आ जाएगा। तो
आपका जो टॉपिक है उससे आप किस किस, जरूरी नहीं आप सबको करें, एक दो भी अगर आपने कर लिए, आर्ट को लिंक कर लीजिए, मैथ्स को लिंक कर लीजिए, साइंस को लिंक कर लीजिए। अगर आपका टॉपिक इंग्लिश का है तो इंग्लिश में तो सब कुछ कवर होता है। जैसे हम लोग पहले वो प्रोजेक्ट्स देते थे ना, मल्टी प्रोजेक्ट्स बच्चों को देते थे कि एक टॉपिक दे दिया, बच्चे उसमें लिखते थे इंग्लिश में, वो इंग्लिश हम उसमें चेक कर लेते थे, और जो साइंस का टीचर होता था वो साइंस के चेक कर लेता था, एसएसटी वाला अपना पोर्शन चेक कर लेता था। तो वही चीज़ को हमें बस यहाँ पे करना है। इसमें दो और मोर एकेडमिक, साइंटिफिक या आर्टिस्टिक डिसिप्लिन आपको ऐड करने हैं। तो आई होप ये तो बहुत ही ईजी है, इसको अच्छे से आप लिख सकते हैं। अब आते हैं रिसोर्सेज। रिसोर्सेज में आईसीटी के संग संग में आप कौन कौन से रिसोर्सेज हैं, पावर पॉइंट्स पे आप बता रहे हैं, गूगल पे बता रहे हैं, आप टेक्स्ट बुक्स यूज़ कर रहे हैं, आप कोई मैप्स यूज़ कर रहे हैं, आप जो भी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं आप उनको यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। फिर असाइनमेंट टाइम आइटम्स फॉर मेजरिंग, ये मेजरिंग में आप जैसे ओरल क्विज कितनी बच्चों ने की, पोर्टफोलियो, मल्टीपल चॉइस, वेरी शॉर्ट आंसर, ये सब तो हम लोग टेक्सचुअल भी कराते हैं। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं आजकल, क्योंकि आजकल चैप्टर को समझाना बहुत अच्छे से ज़रूरी है, डिटेल में प्रेजेंटेशन बच्चा से बनवाए। ये देखिए इसमें उन्होंने खुद ही आपको बता दिया है, ग्रुप प्रोजेक्ट, इंडिविजुअल प्रोजेक्ट, ये सारे आप अपने वहाँ पे मेंशन भी कर सकते हैं, पोर्टफोलियो मेंशन कर सकते हैं, ओरल क्विज मेंशन कर सकते हैं। ये सब आपको बस इसका रिकॉर्ड रखना है, और ज़रूरत पड़ने पर अगर कोई मांगता है तो दिखाना है। तो हर चैप्टर का हम रिकॉर्ड रख सकते हैं। तो ये बहुत इजी है। इसमें नंबर ऑफ एलओ माने लर्निंग आउटकम्स, सीरियल नंबर ऑफ लर्निंग आउटकम्स जो आपने शुरू में लिखे हैं 1 2 3 4, जो आपने शुरू में लर्निंग आउटकम्स लिखे थे ना, देखिए यहाँ पे मैं आपको बता दूं, ये देखिए लर्निंग आउटकम 1 2 3 4 5 6, ये एलओ ये है। इसके हिसाब से आपने क्या क्या कराया, ये लर्निंग आउटकम्स के हिसाब से आपको इसको भरना है। आई होप ये कर सकते हैं हम लोग, और ज़रूरी नहीं है कि हम सारे ही भरें, अगर हमने कुछ नहीं कराया तो उसको हम ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं, क्योंकि इट इज़ नॉट पॉसिबल जितना, या फिर आप ग्रुप वाइज दे रहे हैं तो कुछ बच्चे ये करेंगे कुछ बच्चे वो करेंगे, तो सारा हम ये काम कर सकते हैं। फिर रिमीडियल टीचिंग प्लान्स, अगर आपने नहीं पढ़ाया है, अगर पढ़ा दिया है तो लिख दीजिए कंप्लीटेड, और नहीं पढ़ाया है तो आप उसको कब पढ़ाएंगे वो लिख दीजिए। इंक्लूसिव प्रैक्टिस में एक्टिविटी सपोर्ट, अब इसमें डिफरेंटली, अभी इसमें फॉर गिफ्टेड चिल्ड्रन आप लिख सकते हैं, मैंने अपने हिसाब से जो लिखा, इनकरेजमेंट फॉर रेफरिंग अदर रिसोर्सेज, उनको दूसरे रिसोर्सेज एक्स्ट्रा नॉलेज देना है उनको। फॉर वीक स्टूडेंट्स इग्नोर स्पेलिंग मिस्टेक्स, कॉल पेरेंट रेगुलर इंटर, गाइडेंस काउंसलिंग उनकी करनी है। प्रोवाइड ग्रेड अप क्लासेस, बडी हेल्प टू बी प्रेजेंट, बच्चों के आपस में जो पीयर हेल्प करता है एक दूसरे की, वो सबसे बेस्ट रहता है। तो जो बच्चे कंफर्टेबल भी होते हैं, पूछ भी लेते हैं। तो आई होप आपको ये लेसन प्लान अब बनाने में आसान हो जाएगा, और आप इसको आराम से बना सकते हैं। सो प्लीज़ शेयर how did you like the video, and so that I can make more videos for you. Thank you. Have a nice day.